आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछूं कि आपकी जेब में जो पैसा है उसकी असली कीमत क्या है, तो शायद आप कहेंगे इससे मैं चीजें खरीद सकता हूं इसलिए इसकी वैल्यू है। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही पूरी दुनिया ये फैसला कर ले कि अब कोई भी इस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। आपके बैंक अकाउंट में पड़े लाखों रुपए, आपकी जेब में रखे नोट, आपके फोन में दिखने वाले डिजिटल नंबर्स, सब कुछ एक ही पल में बेकार हो जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि आखिर पैसा है क्या? क्या ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या ये कोई ऐसा इल्यूजन है जिस पर पूरी दुनिया ब्लाइंडली विश्वास कर रही है? और अगर पैसा सच में एक इल्यूजन है तो फिर हजारों सालों से इंसान इस इल्यूजन के पीछे क्यों भाग रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस समय इंसान के पास ना कोई नोट था, ना कोई सिक्का, ना कोई बैंक, ना कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन। फिर भी लोग जी रहे थे, खरीद फरोख्त हो रही थी और जिंदगी चल रही थी। लेकिन वो दुनिया उतनी आसान नहीं थी जितनी हम सोचते हैं, क्योंकि उस समय हर एक लेन देन एक बहुत बड़ी चैलेंज था। मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपको दूध चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिसके पास दूध हो और जो आपके गेहूं के बदले दूध देने को तैयार हो। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस इंसान के पास दूध है उसे गेहूं भी चाहिए हो, और अगर उसे गेहूं नहीं चाहिए तो आपका गेहूं आपके लिए किसी काम का नहीं। अब सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा अनाज है लेकिन आपको कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, औजार चाहिए, और सामने वाले किसी को भी आपके अनाज में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप सच में अमीर कहलाएंगे या फिर आप गरीब ही रहेंगे क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही? यही वो कंफ्यूजन था जिसने इंसान को पहली बार ये सोचने पर मजबूर किया कि वैल्यू आखिर होती क्या है। क्या किसी चीज की कीमत इस बात से तय होती है कि वो कितनी रेयर है, या इस बात से कि लोगों को उसकी कितनी जरूरत है? और जब ये सवाल गहराता गया तो इंसान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे हम आज बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम में पैसा नहीं था, यहाँ चीजों के बदले चीजें मिलती थीं। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम जितना सीधा दिखता है असल में उतना ही जटिल था। इसमें एक हिडन रूल था जो हर डील को तय करता था, और वो रूल था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दोनों लोगों की जरूरत एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपको दूध चाहिए और सामने वाले को गेहूं चाहिए तभी डील पॉसिबल है, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं। और यही वो फ्लॉ था जिसने पूरी सिविलाइजेशन को रोक कर रख दिया था। लोगों के पास रिसोर्सेज थे, मेहनत थी, स्किल्स थे, लेकिन फिर भी वो फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। समाज आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये सिस्टम उसे बार बार पीछे खींच रहा था। और धीरे धीरे इंसान को ये एहसास होने लगा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ नया बनाना होगा, कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू हर कोई समझे, जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे, और जिसके लिए किसी कोइंसिडेंस की जरूरत ना पड़े। और यहीं से एक ऐसी खोज की शुरुआत होती है जिसने इंसान की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन उस खोज तक पहुंचने से पहले इंसान को एक और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करना था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें पहली बार कुछ चीजों को यूनिवर्सल वैल्यू दी गई। और यही वो मोड था जहां से पैसे की असली कहानी शुरू होती है। इंसान अब समझ चुका था कि समस्या सिर्फ चीजों की नहीं है, समस्या उस सिस्टम की है जिस पर पूरा लेन देन टिका हुआ है। बार्टर सिस्टम में हर डील एक गैम्बल थी, कभी काम बन जाता था तो कभी घंटों की मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता था। और यही वजह थी कि धीरे धीरे इंसान ने सोचना शुरू किया, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसे हर कोई बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ले? कुछ ऐसा जो हर डील को आसान बना दे, जो हर इंसान के लिए यूजफुल हो, और जिसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी मानी जाए। यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। इंसान ने अलग अलग चीजों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। कहीं पर लोग नमक का इस्तेमाल करने लगे, कहीं पर समुद्री सीप, शेल्स, कहीं पर जानवरों की खाल, तो कहीं पर कीमती पत्थर। अब पहली बार
ट्रेड थोड़ा आसान होने लगा, क्योंकि अब आपको हर बार ये नहीं सोचना पड़ता था कि सामने वाले को आपकी चीज चाहिए या नहीं। अगर उसके पास नमक है तो आप उसे कुछ भी दे सकते हैं और वो नमक लेकर आगे किसी और से अपनी जरूरत की चीज ले सकता है। मतलब अब लेन देन सीधा नहीं रहा, बल्कि एक चेन बन गई और यही चेन धीरे धीरे सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने लगी। लेकिन क्या ये सिस्टम परफेक्ट था? शायद नहीं, क्योंकि हर जगह हर चीज की वैल्यू अलग अलग थी। किसी इलाके में नमक बहुत वैल्यूबल था तो कहीं पर वो आसानी से मिल जाता था और उसकी वैल्यू गिर जाती थी। कहीं शेल्स को पैसा माना जाता था तो कहीं लोग उसे बेकार समझते थे। मतलब यूनिवर्सल वैल्यू का कॉन्सेप्ट अभी भी अधूरा था। और फिर इंसान ने एक और चीज नोटिस की। कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो रेयर थे, जिन्हें आसानी से खराब नहीं किया जा सकता था और जिन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी पॉसिबल था। और वो थे धातु। सोना, चांदी, तांबा, ये सिर्फ चमकदार धातुएं नहीं थीं, ये इंसान की सोच में एक रेवोल्यूशन थी, क्योंकि पहली बार इंसान के पास कुछ ऐसा था जिसे लगभग हर जगह वैल्यूएबल माना जा सकता था। सोना सड़ता नहीं था, टूटता नहीं था और सबसे बड़ी बात, हर कोई उसे चाहता था। अब ट्रेड पहले से भी ज्यादा आसान हो गया। आपके पास सोना है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी जरूरत की चीज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी और वो समस्या थी ट्रस्ट। कैसे पता चले कि जो सोना आपके पास है वो असली है या नकली? कैसे तय किया जाए कि उसका वजन सही है या नहीं? हर डील से पहले लोगों को सोने को तोलना पड़ता था, उसकी प्योरिटी चेक करनी पड़ती थी और कई बार लोग धोखा भी खा जाते थे। मतलब सिस्टम बेहतर जरूर हुआ था लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं था। और यहीं पर कहानी में एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, राज्य यानी गवर्नमेंट। जब राजाओं ने ये देखा कि लोग मेटल्स को पैसे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। और फिर इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पैसे को एक नई पहचान दी। धातु के छोटे छोटे टुकड़ों पर राजा की मोहर लगाई गई। अब ये सिर्फ सोना या चांदी नहीं था, अब ये था कॉइन यानी सिक्का। इस मोहर का मतलब था कि इस सिक्के का वजन भी सही है और इसकी प्यूरिटी भी। और सबसे बड़ी बात, अब इसमें ट्रस्ट जुड़ गया था। अब लोगों को हर बार सोना तोलने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस उस मोहर पर भरोसा करना था। और यही वो पल था जब पहली बार पैसा सिर्फ एक चीज नहीं रहा, वो बन गया एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिस पर पूरी इकोनॉमी खड़ी होने वाली थी। धातु के सिक्कों ने इंसान की जिंदगी आसान जरूर बना दी थी, लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा होने लगा वैसे वैसे ये सिस्टम भी अपनी लिमिट्स दिखाने लगा। सोचिए, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है और आपके पास सैकड़ों सोने चांदी के सिक्के हैं तो क्या होगा? आपको उन्हें साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी और हर वक्त ये डर रहेगा कि कहीं कोई लूट न ले। मतलब पैसा अब भी सेफ नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, बड़े व्यापारियों के लिए तो ये और भी बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि जब डील लाखों करोड़ों की होती थी तो इतने सारे सिक्के ले जाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। और यहीं पर इंसान ने एक और नया तरीका खोजा, एक ऐसा तरीका जिसने पैसे को हमेशा के लिए बदल दिया। चीन करीब 1000 साल पहले यहाँ के व्यापारी एक अजीब समस्या से जूझ रहे थे। उनके पास बहुत ज्यादा कॉइन्स थे लेकिन उन्हें कैरी करना मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने सिक्के एक सुरक्षित जगह पर जमा कर दिए और बदले में एक कागज का टुकड़ा लिया। उस कागज पर लिखा होता था कि इस व्यक्ति के पास इतने सिक्के जमा हैं और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती वो उस कागज को दिखाकर अपने सिक्के वापस ले सकते थे। शुरुआत में ये सिर्फ एक रिसिप्ट थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस कागज को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर सबको भरोसा है कि इस कागज के पीछे असली पैसा रखा हुआ है तो फिर सिक्के उठाने की जरूरत ही क्या है। और यहीं से जन्म हुआ पेपर मनी का। ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये एक आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जिसमें पैसा फिजिकल नहीं था बल्कि एक प्रॉमिस था, एक भरोसा कि इस कागज के पीछे असली वैल्यू मौजूद है। लेकिन क्या ये भरोसा हमेशा बना रहा? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही ये आइडिया बाकी दुनिया में फैला वैसे ही इसके साथ एक नया खेल भी शुरू हो गया। धातु के सिक्कों और पेपर मनी के आने के बाद इंसान को लगा था कि अब सिस्टम परफेक्ट हो गया है,
लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जो कागज का नोट इंसान के हाथ में था वो खुद में वैल्यूएबल नहीं था, उसकी वैल्यू कहीं और रखी हुई थी। शुरुआत में जब पेपर मनी आया तो हर एक नोट के पीछे असली सोना या चांदी रखा जाता था। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो थियोरेटिकली आप बैंक जाकर उसे सोने में बदल सकते थे। इस सिस्टम को कहा गया गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी पैसे की वैल्यू डायरेक्टली सोने से जुड़ी हुई थी। अब सोचिए, इस सिस्टम में एक अजीब सी स्टेबिलिटी थी, क्योंकि सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप नहीं सकती थी, उसे उतना ही पैसा छापना पड़ता था जितना सोना उसके पास मौजूद हो। मतलब पैसा लिमिटेड था और इसलिए उसकी वैल्यू भी स्टेबल थी। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे जैसे दुनिया ग्रो करने लगी, ट्रेड बढ़ने लगा, इकोनॉमी एक्सपेंड होने लगी, वैसे वैसे पैसे की डिमांड भी बढ़ने लगी। लेकिन सोना उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। मतलब इकोनॉमी तेज भाग रही थी लेकिन पैसा पीछे रह गया था। और यहीं पर सरकारों के सामने एक डायलेमा खड़ा हो गया, क्या हम ग्रोथ को रोक दें या सिस्टम को बदल दें। और फिर उन्होंने लिया एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया के पैसे की डेफिनेशन ही बदल दी। धीरे धीरे कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार एक ऐसा समय आया जब पैसा पूरी तरह से सोने से अलग हो गया। अब आपके हाथ में जो नोट है वो किसी भी गोल्ड रिजर्व से बैक्ड नहीं है। आप बैंक जाकर उसे सोने में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर उसकी वैल्यू आती कहां से है? यहीं पर एंट्री होती है फियाट करेंसी की। फिएट का मतलब होता है बाय ऑर्डर, यानी आदेश से। मतलब इस पैसे की वैल्यू है क्योंकि सरकार कहती है कि इसकी वैल्यू है। बस अब पैसा किसी फिजिकल एसेट से जुड़ा नहीं है, ना सोना ना चांदी। अब वो सिर्फ एक सिस्टम है जो पूरी तरह विश्वास पर टिका हुआ है। और यहीं पर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब पैसा सिर्फ विश्वास बन जाता है तो उसे कंट्रोल करना भी बहुत आसान हो जाता है। सरकार जितना चाहे उतना पैसा क्रिएट कर सकती है, ना उसे सोना चाहिए ना कोई लिमिट। और यही वो पॉइंट है जहां से असली खेल शुरू होता है। अब इमेजिन करो, अगर किसी देश की सरकार अचानक बहुत ज्यादा पैसा छाप दे तो क्या होगा? पहले तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बाजार में चीजों की कीमत बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब पैसे की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन गुड्स उतने ही हैं। और यही है इन्फ्लेशन। जब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो असल में हम क्या कह रहे होते हैं? क्या सच में चीजें महंगी हो रही हैं या फिर हमारा पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है? इसे समझने के लिए एक छोटा सा इमेजिनेशन करते हैं। मान लीजिए एक छोटे से गांव में सिर्फ 100 रुपए मौजूद हैं और उस गांव में 10 लोग रहते हैं। इन 100 रुपयों से पूरा गांव अपना काम चला रहा है। अब अचानक किसी वजह से गांव में पैसे की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है और अब वहां 200 रुपये हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, गांव में चीजें वही हैं, अनाज उतना ही है, दूध उतना ही है, कपड़े उतने ही हैं, मतलब गुड्स सेम है, लेकिन पैसा डबल हो गया है। अब क्या होगा? अब हर इंसान के पास पहले से ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खर्च करेगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो दुकानदार क्या करेगा? वो प्राइसेस बढ़ा देगा। जो चीज पहले 10 रुपये की थी अब 20 रुपये की हो जाएगी, और यही है इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आपके पास पैसा बढ़ा जरूर है, लेकिन आपकी बाइंग पावर वही की वही रह गई, या कई बार उससे भी कम हो गई। यानी आप टेक्निकली अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में आप उतने ही या उससे भी ज्यादा गरीब हो चुके होते हैं। अब इसे रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। 10 से 15 साल पहले आप 10 रुपये में बहुत कुछ खरीद सकते थे। आज वही 10 रुपए शायद कुछ भी खरीदने लायक नहीं बचे। क्या दुनिया अचानक इतनी महंगी हो गई, या फिर आपके 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई? और यही वो सटल ट्रिक है जो फियाट करेंसी सिस्टम में छुपी हुई है, क्योंकि जब सरकारें ज्यादा पैसा छापती हैं तो वो सीधे आपकी जेब से पैसा नहीं निकालती, लेकिन धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यानी इन्फ्लेशन एक इनविजिबल टैक्स है जो हर इंसान हर दिन पे कर रहा है बिना नोटिस किए। और यही वजह है कि आज भी कई लोग मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो जितना कमा रहे होते हैं इन्फ्लेशन उतनी ही तेजी से उनकी वेल्थ को खा रहा होता है। और यही पॉइंट हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। अगर पैसा इतना अनस्टेबल है, अगर उसकी वैल्यू कभी भी बदल सकती है, तो क्या सच में ये सिस्टम रिलायबल है?
अब सोचिए, अगर पैसा इतना अनस्टेबल है, अगर उसकी वैल्यू कभी भी कम या ज्यादा हो सकती है, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहां पैसे को कोई कंट्रोल ही ना कर सके? ना कोई सरकार, ना कोई बैंक, ना कोई अथॉरिटी, बस एक सिस्टम जो अपने रूल्स खुद फॉलो करे। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। साल 2008 दुनिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बड़े बड़े बैंक गिर रहे थे, लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही थी, और सबसे शॉकिंग बात, जिन इंस्टीट्यूशंस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही सिस्टम फेल हो रहा था। और ठीक इसी समय इंटरनेट पर एक नाम सामने आता है, सटोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता था ये इंसान है या एक ग्रुप, कहां से आया है, और आज तक कोई नहीं जानता कि वो है कौन। लेकिन इस नाम ने दुनिया को एक आइडिया दिया, बिटकॉइन। पहली बार एक ऐसा पैसा सामने आया जिसे कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, जिसे कोई बैंक प्रिंट नहीं करता, और जिसकी सप्लाई पहले से फिक्स है 21 मिलियन, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब सोचिए, यहाँ खेल पूरी तरह बदल गया। जहाँ फिएट करेंसी अनलिमिटेड है, वहीं बिटकॉइन लिमिटेड है। जहाँ फिएट करेंसी सरकार के भरोसे पर चलती है, वहीं बिटकॉइन एक मैथमेटिकल सिस्टम पर चलता है। यहाँ ट्रस्ट किसी इंसान पर नहीं, बल्कि कोड पर है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड होती है और उसे कोई बदल नहीं सकता। मतलब अब पहली बार पैसा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। कोई हिडन कंट्रोल नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बस एक ओपन सिस्टम। लेकिन क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? शायद नहीं, क्योंकि जहां फ्रीडम है वहां रिस्क भी है। बिटकॉइन की प्राइस कभी आसमान छूती है तो कभी अचानक गिर जाती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसे स्टेबलाइज कर सके। और यही वजह है कि कुछ लोग इसे फ्यूचर मानते हैं और कुछ लोग इसे एक बबल कहते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, बिटकॉइन ने इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा क्या है, अब सवाल ये है कि पैसे को कंट्रोल कौन करता है, सरकार, बैंक या फिर एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और यही सवाल आने वाले समय में पूरी दुनिया की डायरेक्शन तय करेगा, क्योंकि पैसा सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पावर है। और जिसके पास ये पावर होती है वो रूल्स बनाता है। तो अब आखिरी सवाल, क्या फ्यूचर में हम वही पैसा इस्तेमाल करेंगे जो आज कर रहे हैं, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी जेब में कोई नोट नहीं होगा, कोई सिक्का नहीं होगा, फिर भी आपके पास पैसा होगा, इनविजिबल, डिजिटल और शायद पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ पैसे का बदलाव नहीं होगा, ये इंसान की पूरी सिविलाइजेशन का बदलाव होगा। क्योंकि जिस चीज पर पूरी दुनिया खड़ी है, अगर वही बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। और यही है पैसे की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है और जिसका अगला चैप्टर शायद आप और हम मिलकर लिखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां लेकर